तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस या फिर मैं कहूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस रिटन टेस्ट क्रैश कोर्स जो हमने शुरू किया हुआ था, उसमें मैं आपके सामने आज लेके आया हूं पार्ट 13 को। यानी इससे पहले 12 पार्ट जो हैं वो हो चुके हैं गाइज, अलग प्रकार के। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस में एक जो 2018 में रिटन टेस्ट में क्वेश्चन पेपर आया हुआ था गाइज, वो कम्प्लीटली डिस्कस्ड है। आपको क्या करना है कि आपको यूट्यूब पर जाकर ऑलमाइटी गाइडेंस यूट्यूब चैनल को खोलना है, फिर प्ले लिस्ट में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के नाम से एक फोल्डर है गाइज, कंप्लीट वीडियोस। अगर आप किसी भी बेल्ट फोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो गाइज कंप्लीट वीडियोस जो हैं उस फोल्डर में पड़ी हुई हैं। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले देखते हैं खूबसूरत पंक्तियां। देखिए लिखा है, अच्छी किताबें और अच्छे लोग, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। गाइज अगर आप अभी से कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं या शुरू करने जा रहे हैं, तो गाइज हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आए, क्योंकि जो आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन है, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है गाइज, उसका और जो कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस या जिस प्रकार के कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं गाइज, उनका बहुत मिनिमम रिलेशन है। यानी आप एक प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। तो गाइज आपको क्या करना है, आपको धैर्य नहीं खोना है। देखिए जो कंपटीशन के एग्जाम्स जितने भी हैं, दे आर ऑल अबाउट धैर्यलॉजी। जितनी आप में धैर्य ज्यादा होगा, इतना आप उसे सक्सेसफुली टैकल कर पाएंगे। तो गाइज यही लिखा है कि अच्छे किताबें या अच्छे लोग। आपको तुरंत इस प्रकार की वीडियोस हो सकता ना समझ आए, लेकिन गाइज अगर आप लगातार जुड़े रहते हैं, जैसे करंट अफेयर्स की भी लगातार वीडियोस आ रही हैं गाइज, अगर आप लगातार जुड़े रहोगे तो ये वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके सारे कंसेप्ट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर होंगे। तो गाइज देखते हैं आज की वीडियो। तो गाइज इसमें आप अगर किसी भी इंडियन बेल्ट फोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो इंडियन आर्मी की तैयारी है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी या जम्मू कश्मीर पुलिस, या इसके अलावा भी आप किसी यूनियन टेरिटरी या स्टेट की पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो गाइज आपके लिए ये वीडियोस काफी ज्यादा बेनिफिशियल हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन में चारों ऑप्शंस के साथ साथ जब एक्सप्लेनेशन दी जाती है, तो गाइज वो आपकी नॉलेज को काफी एनरिच कर देते हैं। तो गाइज अगर मैं इन वीडियोस को ये कहूंगी ये गागर में सागर भर देने वाले कुछ लेक्चर्स हैं, तो गाइज ये गलत नहीं होगा। तो गाइज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए लिखा है, हु इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडियरी अलायंस। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी एग्जाम में ये पूछे जाने की संभावना है। तो सब्सिडियरी अलायंस जो है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो गाइज देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है लॉर्ड वेलेस्ले। अब सब्सिडियरी अलायंस था क्या? तो गाइस जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, तो ये एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आते हैं। धीरे धीरे ये अपना होल्ड जमाते हैं, और एक जगह होल्ड जमाने के बाद अब बाकी वालों को, जो छोटे छोटे रजवाड़े थे, राजा थे, उनको कैसे अपने अंडर लाते हैं, अपने कंट्रोल में लाते हैं। उनके साथ एक सब्सिडियरी अलायंस कहते हैं कि करते हैं कि आप हमें रेवेन्यू के हक दो और हम आपको मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे। तो गाइज इस प्रकार की अलायंस को क्या कहा गया है? सब्सिडियरी अलायंस। Subsidiary alliance was basically a treaty between the British East India Company and the Indian princely states. Guys जो भारत के छोटे छोटे रजवाड़े होते थे, by virtue of which the Indian kingdoms lost their sovereignty to the English. तो गाइस क्या है, इंग्लिश जो थे, यानी जो ब्रिटिशर्स थे, वो इंडियंस को कहने लगे, प्रिंसली किंग्स थे जो, कि आप हमें रेवेन्यू के सोर्सेज दो, हम आपको मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे। तो गाइस जैसे जैसे ब्रिटिशर्स की मिलिट्री इंक्रीज होती गई, तो मिलिट्री कंट्रोल के कारण इनका जो प्रभुत्व था, सॉवरेनिटी थी, वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ गई। इट आल्सो वाज अ मेजर प्रोसेस दैट लेड टू द बिल्डिंग ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो गाइस क्या करते गए ब्रिटिशर्स की, आज इसको लिया, कल दूसरे प्रिंसली स्टेट को इसी प्रकार से सब्सिडियरी अलायंस के द्वारा कब्जे में लिया। तो गाइस करते करते उन्होंने कुछ समय के बाद पूरे इंडिया पर अपना जो है हक जमा दिया, और ब्रिटिश इंडिया कहा जाने लगा। The doctrine of subsidiary alliance was introduced by Lord Wellesley, British Governor General of India from 1798 to 1805। तो गाइस ये सब्सिडियरी अलायंस का जो कंसेप्ट है, ये कब आया? ये 1798 में आया, लॉर्ड वेलेस्ले ने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी सारी कंफ्यूजन है। लोग हिंदू धर्म में रामायण तो पढ़ते हैं, श्री रामचरित तो पढ़ते हैं, लेकिन उनका असली लेखक कौन है, इसको हमेशा मिसमैच करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, हु
सॉरी, हु रोट रामायण, तो इस गलती से है हु रोट रामायण, की रामायण को किसने लिखा? तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने, वेद व्यास जी ने, कबीरदास जी ने। तो गाइस किसने लिखा? देखिए इसका आंसर है वाल्मीकि जी। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है और तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? श्री रामचरितमानस। और ऐसा माना जाता है कि श्री राम जी के जन्म से पहले ही वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी थी, तो तुलसीदास ने ये 16th सेंचुरी में श्री रामचरितमानस की रचना की। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा हु इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो गाइस शेक्सपियर जो है ये इंग्लैंड के बहुत बड़े एक कवि हुआ करते थे। तो भारत में शेक्सपियर किसको कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। गाइज इसमें आर्टिकल्स भी आपको देखने के मिलेंगे। देखिए जब एक प्रॉपर नोन किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करे तो उसके साथ दा लग रहा है, दा देखिए द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो गाइज आपको अपने इंग्लिश के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भी ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर खोलिए। गाइज हर एक एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो गाइज आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ग्रामर की वीडियोस जरूर देखें। तो ये पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को, सूरदास जी, कालिदास, कबीरदास। तो गाइज देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है कालिदास जी। कालिदास वाज अ क्लासिकल संस्कृत राइटर वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट इन द संस्कृत लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कि जो संस्कृत का लिटरेचर है इंडिया में उसका सबसे महान कवि और ड्रामाटिस्ट किसको माना जाता है? ये कालिदास जी को माना जाता है। और इनकी जो रचनाएं हैं, हिज प्लेज एंड पोइट्री आर प्राइमरली बेस्ड ऑन द वेदास, रामायणा, महाभारता और पुराणास, यानी हिंदू धर्म का जो लिटरेचर है सनातन का, तो उसके ऊपर बेस्ड है इनकी रचनाएं। इनकी रचना कौन कौन सी है? प्रमुखता है अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश, मेघदूतम, विक्रमो वास्यम, कुमार संभव। तो गाइज ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, ये भी आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, आप जरूर इन्हें भी तैयार करिए। तो गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर, कि जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी हेमू के बीच में और अकबर अकबर के जो रीजेंट थे बैरम खान जी के बीच में, ये कौन से ईयर में हुई? 1526 में, 1556 में, 1757 में, 1764 में। तो गाइज इसका आंसर देखते। इसका आंसर है 1556। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सारे ही ईयर्स जो हैं काफी इंपॉर्टेंट है। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है, 1757 में, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, 64 में बैटल ऑफ बक्सर होती है। तो ये जो बैटल्स हैं ये मुगल्स को 1526 की मुगल्स को एस्टेब्लिश करती है इंडिया में, और ये 1757 और 64 की बैटल्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश करती है इंडिया में। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन द फोर्सेज ऑफ सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो इनका पूरा नाम क्या था? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, पॉपुलरली कॉल्ड एज हेमू, द हिंदू किंग हु वाज द रूलिंग नॉर्थ इंडिया फ्रॉम दिल्ली। तो गाइस दिल्ली का उस वक्त रूलर कौन थे? ये हेमू थे। एंड द आर्मी ऑफ अकबर, और अकबर की जहां तक आपको मैं बात बताऊं तो ये बैटल कब होती है? ये नवंबर के महीने में होती है 1556 में, और जो अकबर हैं वो गद्दी पर, राजगद्दी पर फरवरी के महीने में बैठते हैं और बहुत छोटे से होते हैं। इनका सारा कार्यकाल जो है इनके एक एक रीजेंट होते हैं, यानी इनके सलाहकार या इनके पिताजी के जो प्रमुख सेक्रेटरी थे उनका नाम था बैरम खान। तो बैरम खान और हेमू के बीच में ये लड़ाई होती है, यानी फरवरी में अकबर का थ्रोन संभालना होता है और नवंबर में ये बैटल हो जाती है। तो सेकंड बैटल किसके बीच में हुई? हेमू और बैरम खान जी के बीच में, और बैरम खान के साथ उनका एक आर्मी का जनरल भी था, उसका नाम था खान जमान वन। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया, कि भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किसको जाना जाता है? बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, शाहजहां को। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए ये बाबर को कहा जाता है। क्यों? द मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय बाबर। बाबर ने जो भारत में रूल किया वो कब से कब तक किया? 1526 से लेके 1530 तक। अ सेंट्रल एशियन रूलर हु वाज डिसेंडेड फ्रॉम द टर्को मंगोल कंकरर Taimur, the founder of the Timurid Empire on his father side and from Genghis Khan on his mother side। तो गाइस इसको टर्को मंगोल कहा जाता है बाबर को, क्योंकि जो ये फादर साइड से था, फादर ताइमुरिद
जो डायनेस्टी थी तैमूर, इसके रिलेशंस में फादर साइड रिलेशंस में थे, और जो जंगीज खान थे ये इसके मदर साइड रिलेशंस में थे। तो बाबर क्या करते हैं, 1526 में इब्राहिम लोदी, जो लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर होता है, उसको हराकर मुगल डायनेस्टी या मुगल एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट करते हैं इंडिया में। और बाबर ने 4 बैटल्स लड़ी इंडिया में। वो कौन कौन सी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई, उसके बाद बैटल ऑफ खानवा होती है 1527 में, बैटल ऑफ चंदेरी होती है 1528 में, और उसके बाद बैटल ऑफ घाघरा होती है 1529 में। तो 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या रहा, इन द ईयर 2019 विच इंडिया बॉर्न इकोनॉमिस्ट गॉट द नोबेल प्राइज, कि 2019 में जो भारत में जन्मे एक पर्सन को नोबेल प्राइज मिला है। गाइज उनको नोबेल प्राइज मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स में मिला है, वो कौन से हैं? अभिजीत बैनर्जी, अमर्त्य सेन, एस्थर डुफ्लो, सचिन तेंदुलकर। तो गाइज देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है अभिजीत बैनर्जी। अमर्त्य सेन जी को भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है, लेकिन ये 1998 में मिला है। एस्थर डुफ्लो जो है ये इंडियन नहीं है, ये वाइफ है अभिजीत बैनर्जी की, और इन दोनों को 2019 में इकोनॉमी में जो है नोबेल प्राइज मिलता है। सचिन तेंदुलकर को आज तक नोबेल प्राइज नहीं मिला है, इनको केवल भारत रत्न ही मिला हुआ है। अभिजीत बैनर्जी वॉज अवार्डेड द नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन 2019 अलोंग विद हिज 2 को रिसर्चर्स। तो इनके साथ इनके कौन कौन से 2 और रिसर्चर्स थे जिनको इकोनॉमी में नोबेल प्राइज मिला है? वो थे एस्थर डुफ्लो एंड माइकल क्रैमर, फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिविएटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, की ग्लोबल पॉवर्टी को किस प्रकार से रिमूव करना है। तो गाइज अगर आप इंडियन बेल्ट फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं फिर तो आपको यही पता होना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी स्टेट पीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो गाइज इनको किस अप्रोच के लिए मिला? आपको आरसीटी अप्रोच भी पढ़नी है इनकी, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। ये एक अप्रोच है जिस कारण इनको ये जो है इकोनॉमी में नोबेल प्राइज मिला। तो गाइज आरसीटी क्या होता है कि अलग अलग, मानिए कि जैसे स्टूडेंट्स स्कूल में जाते हैं तो अलग अलग स्कूलों में उनको इंसेंटिव्स, एक स्कूल में 10 किलो दाल जो है महीने की एक बच्चे को दी जाती है, दूसरे में 5 किलो दी जाती है, तीसरे में बिल्कुल नहीं दी जाती, चौथे में फी ली जाती है। तो गाइज ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं कि ज्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेके कौन से इंस्टीट्यूशन में पढ़े, तो ये सारे जिसमें वो पढ़ेंगे। तो गाइज इस प्रकार की अप्रोच को अपनाने के लिए अभिजीत बैनर्जी के साथ एस्थर डुफ्लो इनकी वाइफ और माइकल क्रैमर को 2019 में नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी मिला। तो गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज, कि भारत प्रथम भारतीय कौन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला? अमर्त्य सेन। गाइज एवरग्रीन क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आने वाले भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाएगा। तो प्रथम भारतीय नोबेल प्राइज कौन थे विनर? अमर्त्य सेन, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। इनको कब मिलता है प्राइज? इनको मिलता है 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, फर्स्ट एशियन। गाइस ये सिर्फ भारत से ही नहीं थे, फर्स्ट इंडियन नहीं थे, बल्कि पूरे एशिया में थे। और ये फर्स्ट थे कि यूरोप से आउटसाइडर को भी किसी को नोबेल प्राइज मिला। तो वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। To be awarded with the Nobel Prize, he received the prize for literature in 1913। तो इनको 1913 में लिटरेचर की फील्ड में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिलता है। His works include, इनके कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं भी हैं, ये भी आपको याद रखनी है। गीतांजलि, जन गण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है, रविंद्रनाथ संगीत, अमर सोनार बंगला। तो गाइज ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, अमर सोनार बंगला। तो इसकी रचना किसने की हुई है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड भारत रत्न इन द ईयर 2019, की 2019 में भारत रत्न अवार्ड किसको मिला? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, ऑल ऑफ दीज। तो गाइज देखते हैं आंसर। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको जब भी एग्जाम देना है तो रिसेंट के 2 ईयर्स का आपको पता होना चाहिए कि भारत रत्न, नोबेल प्राइज या और जो छोटे मोटे खेलों में पुरस्कार जो है, राजीव गांधी खेल रत्न, तो इस प्रकार के सारे अवार्ड्स का आपको पता होना चाहिए। तो 2019 में भारत रत्न ये इन तीनों लोगों को मिला, प्रणब मुखर्जी को भी मिला, नानाजी देशमुख को भी मिला और भूपेन हजारिका को भी मिला। इन दोनों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन प्रणब मुखर्जी अभी है, तो इन दोनों को पोस्टफॉर्मसली मिला। द 2019 भारत रत्न अवार्ड हैज बीन बेस्टोड अपॉन फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख एंड सिंगर भूपेन हजारिका। तो ये सोशल वर्कर हैं नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख एंड सिंगर भूपेन हजारिका वर अवार्डेड भारत रत्न पोस्टफॉर्मसली। तो गाइज ये पोस्टफॉर्मसली उनको मिलता है जिनकी मृत्यु
अभी रिसेंट टाइम में हुई होती है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आप इसके अलावा और कोई सुजेशन बताना चाहते हैं तो गाइज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या almightyguidance@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं। गाइज अगर आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गाइज अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपको इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहें तो आप ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रिंग बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। गाइज हर एक वीडियो का पीडीएफ जो है ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करके भी ले सकते हैं। फेसबुक पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो गाइज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।